फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है आईसीयू में और एक फिजियोथेरेपिस्ट के क्या क्या गोल्स होते हैं आईसीयू के अंदर। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर रवि कुमार, कंसल्टेंट फिजियो एंड मैनुअल थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि फिजियोथेरेपी किस हद तक अपना रोल प्ले करती है आईसीयू के अंदर। फिजियोथेरेपी का आईसीयू में सबसे मेन रोल यह है कि पेशेंट को फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाना और मोबिलिटी को इंक्रीज करना। दूसरा, पेशेंट को चेस्ट इन्फेक्शन से बचाना, म्यूकस सिक्रीशन को कम करना और ब्रीथिंग पैटर्न को इम्प्रूव करना। पेशेंट को चेस्ट इन्फेक्शन से बचाना कि पेशेंट के चेस्ट में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी काफ़ी ज़रूरी है। जो आईसीयू में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को मॉनिटर करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे पल्स रेट। पल्स रेट 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बीपी 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, एसपीओ2 की अगर हम बात करें तो 85 से बिलो नहीं होना चाहिए। कई केसेस में एसपीओ2 कम होता है, 85 से काफ़ी कम होता है, लेकिन उस कंडीशन में चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी पड़ जाती है, लेकिन एक रिस्क वैल्यू रहती है जिसमें हम थोड़ा अवॉइड करते हैं चेस्ट थेरेपी के लिए। उसमें क्या करते हैं, पहले है ना थोड़ी देर के लिए जो ऑक्सीजन लेवल है उसको हम बढ़ा देंगे, आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देंगे। अगर है ना ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम है तो उसको बढ़ा देंगे। ह्यूमिडिफायर जो लगे होते हैं बराबर में, उसकी मात्रा हम थोड़ी बढ़ा देंगे, जिससे पेशेंट को, जब हम पेशेंट की फिजियोथेरेपी करेंगे तो उसकी जो एसपीओ2 का लेवल है वो नीचे ना आए, पेशेंट की कंडीशन बिगड़े ना। तो इसलिए एसपीओ2 का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जब पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है क्रिटिकल कंडीशन के चलते, तो कई बार कंडीशन ऐसी होती है पेशेंट की कि लंबे समय के लिए बेड रीजन पर जाना पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट की जो मसल है वो काफ़ी वीक हो जाती है, पेशेंट की मसल स्टिफ हो जाती है, मोबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, जॉइंट्स की रेंज कम हो जाती है, अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की जो रेंज है जॉइंट्स की वो काफ़ी कम हो जाती है, मसल स्टिफ हो जाती है। तो उस कंडीशन में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है कि फिजियोथेरेपिस्ट अपना जो मोबिलिटी है उसको बढ़ाए और मूवमेंट कराए अपर लिम्ब के और लोअर लिम्ब के। बात करते हैं पल्मोनरी डिसऑर्डर को। अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी डिसऑर्डर है, जैसे अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट अगर आईसीयू में है, बेड रीजन पे है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर पेशेंट बेड रीजन पे है तो उसका म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है। और कई बार जो पेशेंट होते हैं जिनकी एब्डोमेन सर्जरी हुई है, उस कंडीशन में पेशेंट बेड रीजन पे रहता है लंबे टाइम के लिए, तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो म्यूकस सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। अब म्यूकस सिक्रेशन को कम करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी चेस्ट को इन्फेक्शन से बचाती है कि फिर आगे कोई इन्फेक्शन ना हो चेस्ट में, इसके लिए म्यूकस का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अब वो म्यूकस है ना, या तो परकशन के थ्रू हो, वाइब्रेटर के थ्रू हो या पोस्टल ड्रेनेज के थ्रू हो। अगर पेशेंट खुद से एबल है कि हाँ पेशेंट खुद थूक रहा है बाहर, जो म्यूकस है उसको बाहर थूक रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है कि पेशेंट खुद से बाहर कर रहा है। लेकिन अगर कई कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट एबल नहीं होता खुद से थूकने, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम सक्शन पाइप के द्वारा म्यूकस को बाहर निकालते हैं। तो अब जो फ्रैक्चर वाले पेशेंट होते हैं आईसीयू में, उनका गेट ट्रेनिंग, उनको कैसे उठाना है बेड पे से, कैसे लिटाना है, उसकी सारी ट्रेनिंग होती है। तो वो सारे ही काम फिजियोथेरेपिस्ट के हैं कि किस तरह से उठाना है, किस तरह से लिटाना है और किस तरह से उसकी वेट ट्रेनिंग करानी है, गेट ट्रेनिंग करानी है। तो इसमें हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जो पेशेंट होते हैं लोअर लिम्ब अफेक्टेड के, पैरालिसिस के, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट की जो मसल है वो काफ़ी स्टिफ हो जाती है, मोबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, रेंज जॉइंट्स की काफ़ी कम हो जाते हैं, मसल जो है वो काफ़ी स्टिफ होती है। तो उस कंडीशन में हम है ना सबसे पहले शुरू करेंगे एंकल टो मूवमेंट, और नी का फ्लेक्शन कराएंगे, फिर हिप का अबडक्शन, एडक्शन और एसएलआर कराएंगे विद सपोर्ट। पैसिवली कराएंगे ये सारी एक्सरसाइज। तो इसमें आगे हम बात करेंगे पेशेंट के ब्रीथिंग पैटर्न की, कि पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ब्रीथिंग पैटर्न को इंप्रूव करने के लिए काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पर्स लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज, और एक स्पायरोमीटर का यूज भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ब्रीथिंग पैटर्न को इंप्रूव करने के लिए।
पेशेंट से हमें स्पायरोमीटर का यूज कराना है ब्रीथिंग पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए, काफी हेल्पफुल होता है स्पायरोमीटर। और यहाँ पे जो पेशेंट आईसीयू में फ्रैक्चर के होते हैं, जिनका लोअर लिम्ब में फ्रैक्चर हो गया या स्पाइन की सर्जरी हुई है या कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है, नी या हिप का रिप्लेसमेंट हुआ है, तो वो पेशेंट भी एबल नहीं होते चलने के लिए, तो उनकी भी गेट ट्रेनिंग होती है। तो उसका भी जो गेट ट्रेनिंग का काम है फिजियोथेरेपिस्ट का भी है। फिजियोथेरेपी के क्या रोल्स थे आईसीयू में और फिजियोथेरेपिस्ट के क्या क्या गोल्स थे, उनके बारे में हमने बात करी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको समझ आ जाए कि आईसीयू में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या क्या काम होता है।